हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चोला डायनेस्टी पोर्ट पूम्पुहार के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने प्रोजेक्ट डिजिटल पूम्पुहार के तहत इस पूम्पुहार पोर्ट सिटी को दोबारा से रिक्रिएट करने की बात की है। ये जो पूम्पुहार पोर्ट है वो चोला डायनेस्टी के समय में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी था, लेकिन समय के साथ में लगभग 1000 ईयर्स अगो क्लाइमेट चेंज की वजह से जब सी लेवल इंक्रीज हुआ तो ये पानी के नीचे सबमर्ज हो जाता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये पता किया कि समुद्र के नीचे, सी लेवल के नीचे यहाँ पर कोई पोर्ट सिटी डेवलप की हुई थी पहले के समय में और बाद में ये सबमर्ज हो गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ प्रोजेक्ट चला रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट है। इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें डिजिटल हम्पी को उन्होंने दोबारा से रिक्रिएट किया। ये जो हम्पी है वो विजयनगर डायनेस्टी की मिडिवल कैपिटल के रूप में वर्क किया था हम्पी ने, तो उसको रिक्रिएट किया गया। अब सेकंड प्रोजेक्ट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजरात के कोस्टल रीजन में जो एरिया जैसे कि द्वारका सबमर्ज्ड है और तमिलनाडु में जो पूम्पुहार पोर्ट सिटी है, इनको रिक्रिएट करेगा अपने सेकंड प्रोजेक्ट के तहत। अब देखो, पूम्पुहार के बारे में हमने नाम सुना, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो पूम्पुहार है उसको संगम तमिल लिटरेचर में भी इसका काफ़ी नाम सुना जाता है और इसके अलावा चोला डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी के रूप में इसने वर्क किया था। ये जो पूम्पुहार है वो कावेरी रिवर जो है, कावेरी रिवर के माउथ के ऊपर सिचुएटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है संगम तमिल लिटरेचर में। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट स्टडीज है उसमें भी इसको पाया गया है। देखो, ये जो पूम्पुहार रीजन है वह पहले शुरुआत में अगर हम बात करें तो कावेरी डेल्टा से लगभग 30 किलोमीटर दूरी के ऊपर सिचुएटेड था, लेकिन समय के साथ में इसको रीएस्टेब्लिश किया गया और बाद में ये बिल्कुल रिवर कावेरी के माउथ के ऊपर इसको दोबारा से रीएस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो देखो ये आपको इम्पोर्टेंट, आप इस बात को समझ सकते हो कि सी लेवल जो है, सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से किस तरीके से जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज का रियल एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिला। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। अब चोला डायनेस्टी की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो चोला डायनेस्टी का तमिलनाडु का जो सेंट्रल और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके ऊपर उनका डोमिनेंस था। स्पेशली कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन जिसको चोला मंडलम के नाम से भी जाना जाता था, उस एरिया में काफ़ी वैल्यू थी चोला डायनेस्टी की, मतलब डोमिनेंस था इस एरिया में। ये जो चोला डायनेस्टी है इनकी जो नेवी थी वो काफ़ी एफिशिएंट थी, मतलब स्पेशली विदेशों के साथ में जो इनके संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे और अपने जो कोस्टल वाले एरियाज़ को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट नेवी उन्होंने बना रखी थी। इनके अगर एम्ब्लेम की बात करें तो इनका एम्ब्लेम था टाइगर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज देखो, राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया। उसी को लेकर के दिल्ली असेंबली का जो मानसून सेशन चल रहा है उसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने को डिसीजन लिया था प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस में। उसमें जो भी डिसीजन लिया गया, जो भी उनका जजमेंट आया उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंप्लीट उसका वायलेशन किया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी सर्विस 6 महीने से कम समय के लिए बची है उसको पुलिस फोर्स के हेड के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, इस जजमेंट का जब अपॉइंटमेंट किया गया, दूसरा इसमें क्या किया गया कि जब भी दिल्ली की पुलिस के लिए आपको कोई हेड बनाना है तो आप AGMUT
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी जो आईपीएस कैडर है वहां से आप किसी सीनियर ऑफिसर को उठाते और उसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता, लेकिन आपने उसकी जगह पर गुजरात कैडर के ऑफिसर को प्रेफरेंस दी। तो ये भी एक तरीके से जो भी अपॉइंटमेंट है राकेश अस्थाना का, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है। नेक्स्ट न्यूज देखो, चोला डायनेस्टी के समय के कुछ आइडल्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में वो रखे हुए थे, तो अब जो ऑस्ट्रेलिया है, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया उनको दोबारा से इंडिया को रिटर्न करेगा। देखो, जो चोला डायनेस्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साउथ वाले रीजन में, तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा वाला रीजन है वहाँ पर इसका काफ़ी डोमिनेंस था। अभी हमने डिस्कस भी किया, फर्स्ट न्यूज इन्हीं से रिलेटेड थी। इन्हीं का एक पोर्ट सिटी जो है वो वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से सबमर्ज्ड हो गया और अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको दोबारा से रिक्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि ओबीसी के लिए 27% कोटा और इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन से जो लोग हैं उनको 10% कोटा दिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज फ्रॉम 2021 टू 2022। ओके, इस डिसीजन में ये भी बोला गया कि पहले भी ये बेनिफिट है वो ट्रांसफर होता था, पहले संख्या के आधार पर होता था कि 1500 ओबीसी स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट में और 2500 स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, इसके अलावा 550 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को एमबीबीएस में और 1000 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में बेनिफिट दिया जा रहा था। अगर ऑल इंडिया कोटा की आप बात करो, इसको लेकर के एक ब्रीफ टाइमलाइन की हम बात करें तो ऑल इंडिया जो कोटा है उसको 1986 में डोमिसाइल फ्री merit based opportunities to medical aspirants of a state to study in a college in another state, इसको ऑल इंडिया कोटा को लाया गया। 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में स्टडी करता है तो उसके ऊपर ये ऑल इंडिया कोटा लागू होगा। इसके तहत 15% एंड 50% ऑफ द यूजी एंड पीजी सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आर एलोकेटेड। इन 2007 the Supreme Court introduced reservation of 15% of seat in the All India quota for the SC and 7.5% for the ST। 19 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया कि सेंटर जो है वो इसमें डिले नहीं कर सकता। ओबीसी को लेकर के और ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको लेकर के सेंटर डिले नहीं कर सकता। सेंटर को एक वीक का टाइमलाइन दिया गया है और इसी टाइमलाइन में उनको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक पिटीशन डाली गई और एक पिटीशन में ये बोला गया कि पेड़ों को जो काटा जा रहा है उसके खिलाफ में कुछ वर्क किया जाए, लेकिन एनजीटी ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और उन्होंने बोला कि जो भी कैपिटल में जो भी कॉलोनीज बनाई जा रही है उनमें रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इन पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्रीन पैनल ऑब्जर्व दैट द दिल्ली हाई कोर्ट हैड हेल्ड the project was an integral part of the General Pool Residential Accommodation Redevelopment Project. Nothing then the petitioner has filed another plea on the same matter. A bench headed by NGT chairperson Justice Adarsh Kumar Goyal said a second petitioner on the same subject was not maintainable. Okay? मतलब जो भी पेड़ों को काटा जा रहा है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत काटा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बेमतलब में पेड़ों की कटाई की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से, मतलब आप गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये पूछा है कि जो भी कोविड की वजह से जिन्हीं भी बच्चों ने अपने जिनकी फैमिली में जो सोल ब्रेड विनर थे, मतलब कमाने वाले थे, जो उनकी लाइवलीहुड कमाते थे उस घर के लिए, उनकी डेथ होने के बाद में गवर्नमेंट ने किस तरीके से उस फैमिली को, उन बच्चों को कंपनसेट करने की कोशिश की है, इन सब के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट न्यूज देखो, एडिटोरियल पेज से न्यूज है, यहाँ पर ये बताया गया है कोविड की जब फर्स्ट वेव आई उसको लेकर के कुछ बातें बताई गई हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने ये डाटा दिखाए हैं कि कोविड की जब फर्स्ट वेव आई तो उस समय लगभग
लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया। देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क अवेलेबल फॉर वर्कर्स इन इंडिया रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली इन द पीरियड कोइंसाइडिंग विद द नेशनल लॉकडाउन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोविड-19 वेव। मतलब कोविड-19 वेव की फर्स्ट वेव जब आई तो लोगों के पास काम कम हो गया था, कम लोगों को काम की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये ऐसा वर्ड था जिसको बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस किया गया था अर्बन पार्ट्स में कंपेयर टू द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की तुलना में अर्बन पार्ट्स में इस वर्ड को काफ़ी बार उच्चारित किया गया। अप्रैल से जून 2020 की अगर हम बात करें, लगभग 26% ऑफ अर्बन एम्प्लॉयज वर्क फॉर 36 आवर्स और लेस ए वीक कंपेयर टू द 13% ए ईयर अर्लियर। मतलब पहले से पिछले सालों की तुलना में या पिछले सप्ताह की तुलना में लोग ऐसे थे जिनको अपने वीक में सिर्फ 36 घंटे तक वर्क मिल रहा था और पहले की तुलना में लगभग 13% ये कम था। द डिक्रीज इन द अवेलेबल आवर्स ऑफ वर्क वाज रिकॉर्डेड अक्रॉस इन इंडिया विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। मतलब पूरे इंडिया में वर्क की अवेलेबिलिटी कम हुई थी, ऐसा नहीं है कुछ एरिया में हुई थी। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्ड काफ़ी यूज़ हुआ, जो जॉब है वो काफ़ी कम हुई, लोगों के जो वर्किंग आवर्स है वो कम हुए, ये पॉइंट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको किसी भी आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सच्चर कमेटी की बात करेंगे। सच्चर कमेटी के बारे में आपको पता होगा कि सच्चर कमेटी को बनाया गया था कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में है उसकी जानकारी हासिल की जाए कि मुस्लिम की क्या कंडीशन है, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल कंडीशन को जानने के लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। ये सच्चर जो है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के राजेंद्र सच्चर, इन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाएगी कि आप ये कंडीशन के बारे में पता करो। अब इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इस कमेटी की जो भी एडवाइस थी अगर उनको लागू किया जाता है तो हमारे इंडिया में जो भी हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन के जो राइट्स हैं वो एक तरीके से इन्फ्रिज हो गए। इसी को लेकर के पिटीशन डाली गई है उत्तर प्रदेश में। कुछ रेजिडेंट्स ने इसको लेकर के पिटीशन डाली है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट ना करे। तो ये सच्चर कमेटी क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज, यूएस और इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर किस तरीके से वर्क करेंगे इसके ऊपर डिस्कस किया गया। ओके, मिस्टर जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में बताया कि अफगानिस्तान में अगर कोई भी रिजल्ट बाय फोर्स आता है तो उसको इंडिया नहीं मानेगा। मतलब अगर दोनों की सहमति से कुछ ऐसा रिजल्ट निकल करके आता है तो इंडिया उसको अलाउ करेगा, लेकिन अगर बाय फोर्स कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा तो इंडिया इसको सहन नहीं करेगा, इंडिया इसको नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो आंसर दिया ना मिस्टर जयशंकर ने, वो एक स्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया था समाजवादी पार्टी के एमपी के द्वारा, उसी को लेकर के उन्होंने इस आंसर को दिया। और यूएस और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है कि किस तरीके से आप मिल करके अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, तब उन्होंने ये आंसर दिया। अब स्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। हमारे जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीजर होता है उसमें क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है उसका पहला घंटा जो होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ये क्वेश्चन आवर के बारे में हमारे हाउस के रूल ऑफ प्रोसीजर में बताया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं बताया गया, रूल ऑफ प्रोसीजर में इसके बारे में बताया गया है। इस समय में क्वेश्चन आवर में जो मेंबर्स हैं वो स्पेशली मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट मेंबर से भी पूछ सकते हैं। मतलब किसी ऐसे मेंबर से जिसने, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अब प्राइवेट मेंबर जो बिल है उसको लेकर के उस एमपी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो उन्होंने स्टार्ड क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो इनमें ओरली आंसर दिया जाता है स्टार्ड क्वेश्चन में, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया और उसमें कुछ अगर कुछ चीज़ों पे संतुष्टि नहीं है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं।
ये जो क्वेश्चन है वो ग्रीन कलर में प्रिंटेड होते हैं। ओके, जैसे अनस्टार्ड क्वेश्चन है वो व्हाइट कलर में प्रिंटेड होते हैं। ओके, और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो पिंक कलर में प्रिंटेड होते हैं। तो ये अलग अलग कलर होते हैं, इनसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन तीनों को। नेक्स्ट न्यूज देखो, पिगेसस स्पाईवेयर, हमारे इंडिया में इसको काफ़ी यूज़ किया गया। इजराइल की एक एनएसओ कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया था, एनएसओ ग्रुप के द्वारा। उसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको खरीदा अपनी खुद की सिक्योरिटी को, पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और ऐसा ही दावा किया गया है इजराइल की कंपनी के द्वारा, इजराइल के ग्रुप के द्वारा। लेकिन बहुत सारी ऐसे स्टडी हुई, उन रिजल्ट में ये सामने निकल करके आया कि गलत तरीके से यूज़ किया गया है इस स्पाईवेयर का। इसके बारे में आपको पता होगा कि आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो जाएगा, एक छोटी सी मिस्ड कॉल के तहत आपके फ़ोन में इंस्टॉल भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि ये जो भी पिगेसस स्पाईवेयर का हमारे इंडिया में यूज़ किया गया, जो भी एक स्कैंडल है, वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, कंसर्न सिटीजन्स, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ओपन लेटर लिखा है इन सब ने मिलकर के कि आप सिर्फ जुडिशरी पे हमें बिलीव है कि जुडिशरी, कल भी हमने डिस्कस किया कि किसी भी कंट्री में अगर आपको डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो वहाँ पर फ्री प्रेस होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लेकर के बोला है कि जुडिशरी पे हमें बिलीव है कि ये जो भी पिगेसस है इसका किस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ, सेल हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, इसका किस तरीके से यूज़ किया गया, इन सब में जुडिशरी अपने लेवल पर इसका यूज़ करे। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कमेटी बनाएगी तो एक तरीके से फ्री एंड फेयर रिपोर्ट सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जब इसकी स्टडी करेगी और जब अपनी रिपोर्ट लेकर के आएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर लोगों का विश्वास है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी काफ़ी अच्छी इसके बारे में रिपोर्ट लेकर के आएगी। तो इसी को लेकर के हमारे सीजीआई को ओपन लेटर लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, लोकसभा में 2 बिल पास हो गए हैं बिना डिबेट के। ये काफ़ी बड़ा इश्यू है। हमारे यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्टर चल रहा है, फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें भी इसी बात को लेकर के बोला गया है कि जो फार्म बिल्स हैं, जो फार्म लॉज बनाए गए, उनको विदाउट डिबेट के पास कर दिया गया। ना तो उनको स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के पास भेजा गया ताकि उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन हो सके, कुछ अच्छे रिजल्ट निकल करके आ सकें, और बिना उसको डिबेट के उसको बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया गया। तो इस तरीके से जो बिल पास किए जा रहे हैं हो सकता है वो आने वाले समय में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो हमारे इंडिया में 2 जो बिल पास किए गए हैं उनका नाम है, फर्स्ट है द अमेंडमेंट विल अलाउ द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी to regulate tariff and other charges for aeronautical services for not just airports with annual passenger traffic of more than 35 lakh but also a group of airports. Once the bill became a law, the government will be able to club profitable and non-profitable airports as a package for privatization as envisaged in this year's budget speech. इस साल के बजट में ये बोला कि एयरपोर्ट को हम प्राइवेट और नॉन प्राइवेट के आधार पर बांटेंगे, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट के आधार पर। तो ये बिल अगर पास हो जाता है तो हम रेवेन्यू का जांच करेंगे, रेवेन्यू का पता लगाएंगे और रेवेन्यू का पता लगाने के आधार पर उन एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करना है या उनको नॉन प्राइवेट करना है, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट जो बिल पास हुआ है, पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर ने सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने बोला है इनलैंड वेसल्स बिल that seeks to introduce a uniform regulatory framework for navigation across the country to prevent pollution. The bill also specifies safety standard. हमारे इंडिया में जो इनलैंड वेसल्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए ये बिल पास किया गया है ताकि एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी हो जो सारे के सारे हमारे इंडिया में जो नेविगेशन होता है, इनलैंड नेविगेशन, उसको रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो, मिस्टर ब्लिंकेन हमारे इंडिया की विजिट पर आए, उसके बाद में वो कतर गए और कतर में जाकर के उन्होंने बोला कि ईरान के साथ में जो भी न्यूक्लियर डील के ऊपर डिस्कस चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक खिंचे ना और इसमें जो भी अच्छी बातें हैं वो निकल कर के आए, जो भी बातचीत का दौर है वो सामने आई। 2015 में ईरान के साथ में एक मीटिंग होती है, एक डील साइन होती है जिसको
JCPOA के नाम से भी जाना जाता है और P5+1 के नाम से भी जाना जाता है। इस P5+1 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, जिनका नाम चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस और एक उसमें मिल जाता है जर्मनी। इस तरीके से P5+1 या फिर इसको E3+3 कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। E3 इसमें 3 यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, यूके एंड जर्मनी और 3 अदर कंट्रीज, ये मिल करके 6 वर्ल्ड पावर कंट्रीज जो हैं वो मिल करके कोशिश करती हैं कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की जाए और जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ओके, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए गए थे इस न्यूक्लियर प्रोग्राम रिकॉर्ड लेकर के, ताकि ईरान के साथ में ये डिस्कशन किया जा सके। लेकिन मिस्टर ट्रंप जब वहाँ राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस ट्रीटी से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब जब से मिस्टर बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं, वो चाहते हैं कि इस डील के ऊपर दोबारा से अच्छे से वर्क हो सके। हालांकि अब ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो बदले जा चुके हैं, नए प्रेसिडेंट यहाँ पर बने जा चुके हैं। तो पहले वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ रेगुलर बातचीत दौर चल रहा था, लेकिन जून में वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर सरकार बदल जाती है। तो अब यूएस चाहता है कि दोबारा से रीनेगोशिएशन स्टार्ट हो, बातचीत स्टार्ट हो, एग्रीमेंट को दोबारा से अस्तित्व में लाया जाए और इसके पर वर्क किया जाए। ओके, तो इसी को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, अफगानिस्तान से जैसे ही यूएस की सेना बाहर जाती है तो वहाँ का एयरपोर्ट है काबुल एयरपोर्ट, उस एरिया का, उस काबुल एयरपोर्ट की जो स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टर्की कोशिश कर रहा है। बार बार यूएस को बोल रहा है कि हमें आप एक तरीके से सुविधा दीजिए, हक दीजिए, राइट दीजिए कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। देखो, मिस्टर ब्लिंकन जब इंडिया की विजिट पर आए तो उन्होंने दलाई लामा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी मुलाकात की। तो इसको लेकर के चाइना ने बोला है कि यूएस को जो भी हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें इंटरमीडिएट करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें उंगली ना करे यूएस। पहले भी हमने 1-2 दिन पहले भी मीटिंग हुई है यूएस और चाइना के बारे में, तो चाइना की तरफ से तब भी ये स्टेटमेंट आया था कि बार बार जो यूएस है, WHO के साथ में चाइना ने साथ मिलकर के वर्क नहीं किया। कोविड के जो मेन रीज़न है कि क्यों कोविड की उत्पत्ति क्यों हुई, ओरिजिन क्यों हुई, उसके रिजल्ट सामने नहीं आए। इसके अलावा जिनजियांग रीजन को लेकर के, तिब्बत रीजन को लेकर के, ताइवान को लेकर के बार बार यूएस बोलता है कि चाइना यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो चाइना ने बोला है कि यूएस को दूसरे के जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि तालिबान जो है वो एक तरीके से भयंकर अटैक कर रहा है। मतलब एक तरफ वहाँ पर दोहा में एग्रीमेंट चल रहा था, दोहा में बातचीत चल रही थी, लेकिन उसी समय जो अटैक किए गए तालिबान के द्वारा वो पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब बातचीत का दौर भी अपनाया जा रहा है और उसके साथ में जो अटैक का दौर है वो भी तालिबान ने साथ में अपनाया। नेक्स्ट न्यूज, आर्मेनिया जो है वो चाहता है कि रशिया अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करे ताकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो रिलेशन बिगड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से उनको सुलझाया जा सके। आर्मेनिया और अजरबैजान की आप लोकेशन देख लीजिए। आर्मेनिया चाहता है कि रशिया जो है वो उसकी हेल्प करे, रशिया उसकी हेल्प करे और अजरबैजान से निपटने के लिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।